बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज जिन खबरों पर अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे उसमें सबसे बड़ी खबर DGISPR की तवील अरसे बाद एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मशरकी और मगरबी सरहदें हैं वहाँ की जो सूरत हाल है, भारत की जानिब से LOCs पर जो वायलेशंस हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के साथ साथ इंतखाबात के मामले पर फ़ौज की डिप्लॉयमेंट पर तफसीली बातचीत की गई है और सारी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो बयानिए का मामला है, अमरीकी साजिश के बयानिए से शुरू होकर अब वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत की तहलील का जिम्मेदार पंजाब साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को करार दे रहे हैं। तो इन बयानियों पर भी बात होगी। ऑडियो लीक्स पर बात करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो टिकटों की तकसीम का मामला है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। DGISPR ने आज जो प्रेस ब्रीफिंग दी मीडिया को, उसमें उन्होंने जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस मुल्क भर में जारी हैं, इसके अलावा LOC पर कितनी वायलेशंस हिंदुस्तान की जानिब से की गई और किस तरह से उन्हें रिस्पॉन्ड किया गया, खैबर पख्तूनख्वा में कैसे तरक्याती अमल जारी है और कैसे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो ऑपरेशंस हैं उनकी वजह से पंजाब और सिंध में कदरे अमन नजर आता है। इस पर उन्होंने सारी सूरत पर ब्रीफ किया। सुनिए DGISPR ने आज की अपनी प्रेस ब्रीफिंग में खासकर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इंतखाबात के हवाले से चंद सवालात हुए और जो सियासी जमातों के साथ ताल्लुक को जोड़ने की बात की गई, उस पर क्या कहा, सुनिए। पाकिस्तान की अफवाज दोनों यही नहीं चाहेंगे कि इस तरह अफवाज पाकिस्तान किसी खास सियासी पार्टी या सियासी सोच की तरफ झुकाव करे, रग़बत हासिल करें। अफवाज पाकिस्तान की जो तैनाती होती है इन एड ऑफ सिविल, वो आर्टिकल 245 ऑफ आइन के तहत फेडरल गवर्नमेंट करती है। हमारा जो इस सिलसिले में इनपुट है, वो इनपुट जो सा है वो जो वजारत दफा उस सिलसिले में अपना इनपुट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है, जो कि ज़मीनी हकायक पर मुबनी है। DGISPR ने अपनी जो प्रेस ब्रीफिंग दी उसमें उन्होंने सारी जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की सूरत हाल थी, पाक फौज की जो कुर्बानियां हैं दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ, उसके हवाले से आवाम को आगाह किया और इंतखाबात के हवाले से आइन के आर्टिकल 245 के तहत जो डिप्लॉयमेंट होनी है पाकिस्तान आर्मी की, उसके मुतालिक जो वजारत दिफा का जवाब है उसके हवाले से आगाही दी और ये वाज़े किया कि फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। इसका मतलब उन्होंने एक बार फिर उस अज़्म को दोहराया कि फ़ौज का जो किरदार है वो एपॉलिटिकल है और रहना चाहिए। आज की जो प्रेस ब्रीफिंग है उसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्जिया निगार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, अब आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। ब्रिगेडियर साहब, आपको आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसे कैसे देखते हैं? देखें, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये बहुत अहम थी और बहुत अरसे बाद हुई है और उन्होंने डिटेल ब्रीफिंग दी है। अफगान बॉर्डर, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर, इंडिया की तरफ ईस्टर्न बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो इंडिया हरकतें करता है, सीज़फायर वायलेशंस करता है, उसके बाद में बात की। फिर उन्होंने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की बात की जो बहुत नुक्ता है, और फिर खास आर्मी के एपॉलिटिकल होने की बात की गई है। अफगान बॉर्डर के उन्होंने कहा कि देखें तकरीबन 95% हमने फेंसिंग कर ली है, 85 के लिए जो है वो डिफरेंट थोड़े से फासलों में बन गए हैं ताकि वहाँ से फौज मौजूद और टोस्ट मौजूद है, वो रिएक्ट कर सके अगर क्रॉसिंग की कोशिश करता है। उसके बाद उन्होंने 20,000 लोग रोजाना डिफरेंट क्रॉसिंग पॉइंट जो हमारे हैं, जो बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत आते हैं, उनको उनकी प्रॉब्लम बताई कि किस तरह कितने लोग आते हैं, क्या चेकिंग करना मुश्किल है। अफगान रिफ्यूजीज की बात की कि तकरीबन 3 से 4 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज हैं, इनकी हम मेहमानदारी भी कर रहे हैं और उन्हीं में सहूलतकार भी होते हैं। और ये हम अफगान जो हुकूमत है उनसे बात भी की है ऑफिशियली कि इसका कोई हल निकाला जाए। फिर उन्होंने डेवलपमेंट की बात की कि उस एरिया में कितने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की हमने जो बात की वो बड़ा जिक्र किया कि $162 बिलियन रोड कंस्ट्रक्शन करने, डेवलपमेंट 162 बिलियन रुपए, 162 बिलियन रुपीस। इसी तरह फिर जो सोशो इकोनॉमिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, कैडेट कॉलेज, हॉस्पिटल, उसके बारे में अलग 162 बिलियन की उन्होंने बात की कि किस तरीके से फौज अपना किरदार अदा कर रही है। और सबसे अहम बात उन्होंने की कि जो ये माइंस का जिक्र करके प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये सारी माइंस जो हैं ये टेररिस्ट में TTP के दहशतगर्दों ने बिछाई थी ताकि हमारी मुसल्लह अफवाज ऑपरेशन न कर सके, जिसमें एक बच्चे की टांग भी उड़ गई। और अब 100 तकरीबन 5 किलोमीटर के एरिया को आइडेंटिफाई किया कि इस पे माइंस लगी हुई हैं। हजारों की लाखों की तादाद में माइंस है। 73 किलोमीटर एरिया जो उन्होंने क्लियर कर लिया और बाकी थोड़ा रह गया। इसमें जानी नुकसान भी हुआ है, जख्मी भी हुए हमारे ऑफिसर्स ट्रूप्स इसी माइन केस में,
और वैसी ऑपरेशन के दौरान में, तो आई थिंक उसके बाद इंडिया की बड़ी डिटेल में उन्होंने बात की, लाइन ऑफ कंट्रोल सही किस तरह चीज ऑपरेशन के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, कभी पठानकोट करते हैं, कभी उड़ी करते हैं, कभी पुलवामा सही का खुद अपने 40 फौजी मरवा के मोदी पे कैसे पाकिस्तान ने प्रोफेशनल तरीके से एयरफोर्स ने उनको 2 जहाज गिरा लिए, पायलट को सही पकड़ लिया, फिर उसको रिलीज किया। तो आई थिंक ये उन्होंने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव की है। साथ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की उन्होंने, खास तौर पे कि मिलिट्रीज ए पॉलिटिकल, वो उन्होंने जिक्र किया है कि ये चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा क्लियर बात उस पर आगे हारिस नवाज साहब, उस पर आगे आपसे ए पॉलिटिकल रोल पे जो उन्होंने बात की उस पर आगे आपसे बात करते हैं। एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने जो बातचीत की, उन्होंने कहा गुज़श्ता हुकूमत का फैसला था लेकिन फौज का अब वहां जो ताल्लुक है वो सिर्फ काइनेटिक होगा, तो इट्स मीन नो टॉक्स फर्दर। नो टॉक्स, ओनली ऑपरेशंस, नो बैड और गुड कॉप। वी टेक ऑल तालिबान एट पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन मीन्स पाकिस्तान आर्मी के दुश्मन है। उनके खिलाफ काइनेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, रोजाना की तादाद में हो रहे हैं, और उस पर कोई कमी नहीं होगी। लेकिन फ्रेश जो हमने एक कहते हैं ये ऑपरेशन होने, ये इट्स कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन, और इसमें बड़ी कामयाबी हुई। देखें, आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान मिलिट्री ने सिंगल हैंडेडली प्रोफेशनल तरीके से, आर्मी चीफ ऑफ कमांड की जनरल आसिम मुनीर से पहले जनरल बाजवा थे, हमने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर दी थी, जो 51 कंट्री नेटवर्क अफगानिस्तान में नहीं कर सके। तो ये बातें उन्होंने बात की हैं, जिसमें बहुत हमें कामयाबियां हुई हैं। अभी भी ऑपरेशन हो रहे हैं, और यकीनन हमारी सिक्योरिटी एजेंसी और इंटेलिजेंस मिल के जो ऑपरेशन कर रहे हैं अवाम की मदद से, आई एम श्योर कि इसमें बहुत जल्द हारिस नवाज साहब, एक चीज और जरा, जो ए पॉलिटिकल रोल और फौज की इलेक्शन डिप्लॉयमेंट पर ऐसा लगा कि आर्मी इस वक्त 14 मई की डिप्लॉयमेंट पर तैयार नहीं है और ए पॉलिटिकल रोल कंटिन्यू करना चाहती है, तो ये एक मैसेज क्लियरली दिया गया है। तो आपको लगता है कि अदालत इसे तस्लीम करेगी कि फौज अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, या फिर अदालत हुक्म दे सकती है कि फौज की डिप्लॉयमेंट की जाए? देखें, इन कैमरा ब्रीफिंग में चीफ आर्मी स्टाफ, डीजी, आपके डिफेंस सेक्रेटरी थे, फिर डीजीआई थे, बड़ी डिटेल ब्रीफिंग दी है। उनको बताया कि कितनी फौज, तकरीबन 3 लाख के करीब फौज चाहिए वहां डिप्लॉयमेंट के लिए। इट्स नॉट कि एक आदमी पोल पे ड्यूटी देता है, इसके पीछे और चेंज भी होती है कि उसकी रिलीफ होती है, उसके लिए आपको चाहिए फिर इंडक्शन, डी इंडक्शन, फिर उसके साथ कोई करेक्शन फोर्स। आई एम श्योर फौज ने तमाम को ऑप्शन बताए होंगे, जो कि आई एम नॉट वेरी श्योर कि किस तरह हम मदद कर सकते हैं। कोई करेक्शन फोर्स हम कुछ सिलेक्टिव एरिया पे दे देते हैं, बाकी आपके पुलिस है, उसके बाद आपके रेंजर्स है, फिर से आपकी एफसी है, कॉन्स्टेबलरी है, इंटीरियर मिनिस्ट्री की बहुत फोर्स होती है। लेकिन फौज जाहिर है कि उसके बाद अब जो कोर्ट के ऑर्डर होंगे उसके हिसाब से फैसला किया जाएगा। लेकिन ये पॉलिटिकल, उन्होंने बड़ी क्लियर बात की। उन्होंने ये कहा कि देखें इस वक्त, क्योंकि जब फौज कहती है पॉलिटिकल है, अब पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने सियासी मसाइल सियासी तरीके से एमिकेबली रिजॉल्व करें, अवाम को बताएं कि हम इतने कैपेबल हैं कि अपने आपके मसाइल अवाम के हम खुद हल कर सकते हैं विदाउट द सपोर्ट ऑफ मिलिट्री। और इसके लिए बहुत बड़ी उनके ऊपर जिम्मेदारी, बल्कि उनको पूरा रोड मैप देना चाहिए पूरे साल का कि कब असेंबली रिजॉल्व होंगे, कैसे होगा, क्या होगा। सही। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया और आपसे बात की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। नाजरीन, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बहुत अहमियत की हामिल थी। उस पर जो गुफ्तगू हुई, आने वाले दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग्स होंगी, 14 मई के इंतखाबात होंगे, उस पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक छोटी सी लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद अब जब गुफ्तगू करेंगे, दोनों सियासी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और आज सियासत के हवाले से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ अहम गुफ्तगू हुई सियासत से रिलेटेड और इंतखाबात से रिलेटेड। गो के DGISPR ने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए और फ़ौज के लिए कोई भी सियासी जमात या कोई भी सियासी लीडर या फरीक ब्लू आइड या जो है ना ख़ास नहीं हो सकता। फ़ौज इन मामलात से ख़ुद को दूर रखना चाहती है। रियाज फतियाना साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक बार फिर जो पाक फ़ौज के तर्जुमान हैं DGISPR, उन्होंने बता दिया कि इंतखाबात के हवाले से आइन का जो आर्टिकल 245 के तहत उनकी डिप्लॉयमेंट होती है, उस हवाले से वजारत दिफा
के ज़रिए इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को आगाही फराम कर दी गई है। और जिस तरह के ऑपरेशंस जारी हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बिलखुसूस और मुल्क के दीगर हिस्सों में बिलउमूम, तो ऐसा लग रहा है कि 14 मई के लिए डिप्लॉयमेंट नहीं मिल रही, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जवाब था सुप्रीम कोर्ट में। तो कैसे होंगे इंतखाबात फतियाना साहब? दो तीन बातें मैं इकट्ठी करना चाहूंगा। नंबर एक, अभी इन्होंने कहा साकिब निसार साहब की सर इमरान खान साहब के वकील से बात हुई, तो दो वकील अगर आपस में एक मशावरत करते हैं तो ये गैर आईनी गैर कानूनी काम नहीं है। नंबर 2, कहा गया कियानी साहब की तरफ से कि जब आप चाहते असम्बली तोड़ देते पीले दौर में, तो क्योंकि हमारी अददी अक्सरियत थी, 150 के करीब हमारे अरकान और आदि जमातें थी, तो हम जब अक्सरियत में थे हमें क्या जरूरत थी असम्बली तोड़ने की। बात यही है। तीसरे नंबर पे जो आप ये तीसरी बात कर रहे हैं, तो DGISPR की जो स्टेटमेंट है उनके स्पोक्स पर्सन की, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। हम तो शुरू दिन से कहते हैं कि फौज को सियासत में मुलव्वस नहीं होना चाहिए, और हमारा एक मुक़तदर इदारा है, मेरे दिल में बहुत एहतराम है फौज के लिए, और हमेशा तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने फौज का नाम लेकर उनका कहा है कि हम बहुत एहतराम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और क्योंकि सियासत में, लेकिन साथ में फिर मीर जाफर और मीर सादिक का बयानिया भी तो हमारे सामने आता है फतियाना साहब। उस पर मेरा ख्याल वजाहत हो चुकी है कि किसके बारे में कहा गया था, और वो इमरान खान साहब बता चुके हैं रावलपिंडी के जलसे में कि उन्होंने किसके बारे में मीर सादिक और मीर जाफर कहा था। क्योंकि अगर सिर्फ मीर सादिक कहते या सिर्फ मीर जाफर कहते फिर एक शख्स के मुतालिक होता है। जब दो अफराद के बारे में कहा गया तो आप भी जानते हैं इमरान खान का मौक़िफ़ आ चुका है इसको। और तीसरी बात यह है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के आइन का हलफ उठाया हुआ है मौजूदा हुकूमत ने, तमाम इदारों ने, इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे तमाम एजेंसीज ने। तो हम चाहते ये है कि हमें तमाम इदारों को मुकम्मल तौर पर गैर जानबदार रहते हुए आइन की बालादस्ती के लिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट हुक्म जारी करती है उसकी तामील के लिए हम सब का फ़र्ज़ है कि हम मुल्क में जमहूरियत की को पट्टी से न उतरने दें। आइन की बालादस्ती के तहत आर्टिकल 224 के तहत जो जस्टिस जवाद साहब ने फैसला किया लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया चीफ जस्टिस की सरबराही में, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। जहाँ तक ये बात है कि मुल्की हालात की बिना पे मुसल्लह अफवाज दस्तियाब नहीं है आर्टिकल 245 के तहत, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट एक वाज़ेह रास्ता दे चुकी है कि एयर फोर्स और नेवी जो है, और जो और जो दूसरा इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जिसमें फेडरल का ये पंजाब कांस्टेबलरी है या रेंजर्स FC हो गई, FC वगैरह, तो ये इदारे जरूरी नहीं कि रेगुलर मुसल्लह फाइटिंग फोर्स इसमें आए, उसकी जरूरत नहीं है, वो अपना काम करते रहें। फिर सारे मुल्क में इलेक्शन तो वैसे नहीं हो रहे, ये अभी सिर्फ पंजाब में हो रहे हैं। तो एक छोटे सूबे में, एक बड़े सूबे में अगर वो एयर फोर्स नेवी के भी लोग आ जाते हैं या पैरा मिलिट्री फोर्सेस, तो वो इलेक्शन तो हो सकता है। इवन पुलिस के पास भी इतनी नफरी मौजूद है। चलें फतियाना साहब, एक और हल भी है कि हम रीजन वाइज भी कर सकते हैं इलेक्शन। चलें इस पर बिलाल कियानी साहब, आपको क्या लगता है? फतियाना साहब कह रहे हैं फौज के बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं, तो आपके ख्याल में फौज के बगैर इलेक्शन साफ और शफाफ हो सकेंगे? ये देखिए, बात ये है कि सबसे पहले तो हमारी जमात का भी यही मौक़िफ़ है, पार्लिमान की ये रेजोल्यूशन है कि ये पिटिशन जो थी सुओ मोटो जो लिया गया था, ये 4-3 के फैसले से डिसमिस हो गया था। उसके बजाय एक मखसूस बेंच जब उसको 3-2 का फ़ैसला समझ के उस पर प्रोसीडिंग कर रहा है, तो आज तक इसके ऊपर सवालिया निशान है कि क्या वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है कि नहीं, क्या वो इम्प्लीमेंटेबल है कि नहीं, क्या उसका जवाज़ है कि नहीं। तो ये बदकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, इस तरह के जो जजेस, खुद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस ये कह रहे हैं कि 4-3 से पिटीशन डिसमिस हो गई है, बजाय इस चीज़ को एड्रेस किया जाता, बजाय इसके कि जब कहा जा रहा था कि उस टाइम पे फुल कोर्ट की मीटिंग बुला दी जाती ताकि इस चीज़ के ऊपर ये जो अभाम और एक कंट्रोवर्सी है ये ना होती, और एक ऐसे तरीके से फ़ैसला होता और एक ऐसा फ़ैसला होता जिसके ऊपर सबको इत्तफाक होता, इन द सेंस कि कोई उसकी लीगैलिटी के ऊपर सवालात ना उठते, तो ये हालात आज ना होते। आज देखिए, ये फ़ैसला अभी भी हम समझते हैं कि ये इसका कोई जवाब नहीं है जो ये चल रहा है। और देखिए, अगर मेरे सवाल पर बिलाल कियानी साहब, मैं आपके सवाल का शायद आपको लगता है कि साहब मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि आपका जो सवाल है वो उस ऑर्डर से रिलेटेड है जिस ऑर्डर का जवाब कोई नहीं है।
और इसीलिए इस ऑर्डर से रिलेटेड ख्वाह वो सही। फंड्स की बात हो, ख्वाह वो सिक्योरिटी एहलकार की फरामी की बात हो, वो मामला इसीलिए पार्लियामान की आप ये रेजोल्यूशन कह रहे हैं कि आप शाह उस साहब, अब ऑर्डर मेरी को गुजारिश तस्लीम ही नहीं है, करते। मेरी गुजारिश है, जिस तरह आपने फतियाना साहब को कता कलामी किए बगैर मौका दिया एक फ्लो में बोलने का, आप मेरी सही। 3 जुमलों के बाद आप कता कलामी कर देते हैं, मुझे अगर मौका दे देंगे तो आसानी हो जाएगी। देखिए बात यह है कि बिल्कुल हम तस्लीम नहीं करते जी वो फैसले को, सिर्फ हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस जो हैं वो नहीं समझते कि ये फैसला जो है वो फैसला है। देखिए, और इसके ऊपर ना और कोई भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कोशिश नहीं की गई कि इस हबाम को क्लियर करें, बल्कि जो मामला एक 9 मेंबर बेंच से शुरू हुआ था वो कर आके फिर आप पहले 5, फिर आखिर में 3 मेंबर बेंच जो है इसने एक ऑर्डर दिया हुआ है 14 मई का, और उसके ऊपर इबाहम है। आपने देखा किस तरह सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो गवर्नमेंट ने जारी किया, वो एक्ट बनने से पहले ही 8 मेंबर बेंच एक मुतनाज़ा बना दिया गया। सही। तो इस तरह के सवालात और इस तरह की जो कंट्रोवर्सी है इसके अंदर ये मामला उठाया गया। मगर देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। ये मामला शुरू हुआ जब आइन को रीराइट किया गया, आइन की आर्टिकल 63A को रीराइट किया गया। और दूसरी बात नहीं, मगर शायद साहब जरा सुनिए ना, नहीं मेरी अर्ज सुनिए, काइंडली गुजारिश सुन लीजिए। देखिए बात यह है कि खान साहब ने खुद अपने मुंह से कह दिया कि उनने असेंबलियां तहलील की बाजवा साहब के कहने पे। तो क्या ये असेंबलियों की डिसोल्यूशन गैर आईनी नहीं थी? क्या ये उन्होंने तो असेंबली की डिसोल्यूशन ये नुक्ता अदालत में आप लोगों ने उठाया सर? नहीं, हम बार बार कह रहे हैं कि आर्टिकल 63, आपने 63A को रीराइट किया, हमने बार बार ये बात उठाई है। और देखिए ये तो खान साहब की अभी बात कल उन्होंने शो पे खुद तस्दीक किया। खान साहब का तो कल का है ना शो में, कल उनका ही कोई ये क्लिप आई है ना अभी, जिसमें वो पता नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा जी कि मैंने जनरल बाजवा के कहने पे असेंबलियां तहलील की हैं। तो उसमें कहाँ रही अवाम, कहाँ रही पंजाब? और क्या ये सवाल नहीं उठता कि उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वोटर्स का हकूक जो है उसको सल्ब किया ये इस तरह असेंबलियां तहलील करके और इस तरह की मुदाखलत के बाद? तो खान साहब खुद तजादात में घिरे हुए हैं, और खान साहब को सिर्फ गर्ज अपनी कुर्सी से चिमटने का था, इसीलिए उन्होंने 2 सूबों की असेंबलियां तहलील कर दी। और अगर ये बात होती कि खान साहब की नेशनल असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना आया होता और सूबों में कामयाब हुआ होता, तो कभी भी खान साहब नेशनल असेंबली सूबों के लिए डिसॉल्व ना करते, क्योंकि खान साहब की कुर्सी कायम रहती। चलें क्यानी साहब, मुझे ज़रा रियाज फतियाना साहब से भी बात करनी है इस पर कि खान साहब ने गलतियां खुद भी की हैं और हमें लगता है कि गलतियां की हैं। खान साहब और रियाज फतियाना साहब इससे एग्री नहीं करते। फतियाना साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो नून लीग बज़ाहिर नहीं मान रही, मुज़ाकरात की जो बैल है वो मंडेर चढ़ती हुई हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अंदरूनी चैलेंज का भी सामना है, और वो चैलेंज है टिकटों की तकसीम पर। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमत नहीं मानती तो रियाज फतियाना, खुद आप चूंकि सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, 97 रिपीट होता हुआ देख रहे हैं, या आप लोगों को जो मसाइल हैं टिकटों की तकसीम पर वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे? देखें, एक बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की हिस्ट्री उठाकर देखें, जस्टिस सजाद अली शाह चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे, उन्हें तनहा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, जजेस को तकसीम किया गया उनको, और उसके बाद जब फिर भी मेजॉरिटी जज तकसीम नहीं हुए, फिर अदालत पे चढ़ दौड़े, पंजाब हाउस में बसें भर के गई लाहौर से कानटुटों की, और हमला आवर हो गए, और जजेस ने अपने चैम्बर्स में। फतियाना साहब, फिर सजाद अली शाह साहब को इस्तीफा भी देना पड़ा था। मैंने अर्ज किया ना कि उसके बाद खरीदो फरोख्त हुई। अब भी वही कुछ हिस्ट्री रिपीट की जा रही है, और सब ये कहना कि 3 थे 4 थे, ये दर अंदाजी है सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में। और मैं खुद भी छोटा सा वकील हूँ, तो एक जो फैसला होता है बेंच बनाने का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का रूल के मुताबिक, और वो जो कुछ हुआ है आइन कानून के मुताबिक हुआ है। इस किस्म के तबसरे बयानात करके दरअसल तौहीन अदालत की जा रही है। और दूसरा ये कि इस पे पहले जस्टिस जवाद हुसैन साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में फैसला किया, अब सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो उन्होंने मौका फराम किया है कि आप कौमी असम्बली तोड़ दें, एक दिन इलेक्शन जुलाई में हो सकते हैं, और अगर नहीं होते फिर 14 मई आखिरी डेट है। अगर इस पे अमल जो इदारा भी नहीं करेगा, जो फर्द नहीं करेगा, जो हुकूमत नहीं करेगी, बिल आखिर उसको घर जाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद, क्योंकि इसमें आइन वाज़ेह है और आइन सुप्रीम होता है, तो मेरा ख्याल है ये अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है हुकूमत। ये वैसे भाग रहे हैं इलेक्शन से, तो ये कहते हैं हम तो डूबे हैं सनम। जी
चल फतियाना साहब, आपने आइन की सुपरमेसी की बात की। उसी आइन में 18वीं आइनी तरमीम के बाद ये लिखा है कि मुल्क भर में इंतखाबात इकट्ठे निगरान हुकूमतों के मातहत होंगे। हमें ये लगता है कि मसला यही है कि हम आइन का सिर्फ वो पार्ट पढ़ते हैं जो हमारे हक में होता है, दूसरा पार्ट पढ़ने से हमेशा गुरेज करते हैं। लेकिन जो मैंने आपसे सवाल किया, जो पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से पीटीआई को जो एक अंदरूनी खलफशार का सामना है, आपको नहीं लगता कि आप जितने कॉन्फिडेंट हैं पंजाब को लीड करने के हवाले से, कहीं इसी वजह से आपको डेंट ना पड़े? देखें, 18वीं तरमीम का आपने जिक्र किया, तब भी मैं कौमी असम्बली में था। कहीं नहीं लिखा हुआ कि इंतखाबात एक ही रोज होंगे, और सिर्फ ये लिखा है कि जहां भी इंतखाब होगा, और ये जो इंतखाब पंजाब का हो रहा है ये ज़िमनी इलेक्शन ही हो रहा है, ये जनरल इलेक्शन है। जब भी जनरल इलेक्शन होगा, पूरी असम्बली का होगा, वो जनरल इलेक्शन होगा और उसमें निगरान हुकूमत होगी, भले से वो इकट्ठे हों या अलग अलग हों, और दुनिया में इसकी रवायत मौजूद है। और कौमी असम्बली के जब होंगे अक्टूबर में, तो पंजाब में किसकी हुकूमत होगी? हमारी हुकूमत होगी, ज़ाहिर है, इसमें दो राय नहीं है, इसलिए तो इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। आइन नहीं कहता कि केयर टेकर गवर्नमेंट होगी? नहीं, वो वफाकी केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, सूबे की थोड़ी होगी। ये मुझे बताएं, जब सूबे का इलेक्शन हो रहा है तो वफाक में केयर टेकर नहीं है। आज ये एक वफाकी हुकूमत भी बना दें केयर टेकर, तो फिर कल हम भी सूबाई में केयर टेकर बना देंगे। कहीं नहीं लिखा हुआ कि जिस असम्बली का इलेक्शन होगा उसकी केयर टेकर होगी। आज पंजाब की है, कल को सिर्फ इस्लामाबाद की वफाकी हुकूमत केयर टेकर होगी, हमारी रेगुलर हुकूमत होगी। इसलिए तो इनकी चीखें निकल रही हैं और आसमान तक पहुंच रही हैं। और जहां तक टिकटों का मसला है, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, मैंने आपसे जो सवाल किया टिकटों की तकसीम पे, जी मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि पार्टी ने टिकट इशू किए हैं, उस पर अपील का राइट दिया है, लोगों ने अपील फाइल कर दी है एक प्लेटफार्मा पे, और पार्टी की क़यादत का जायजा ले रही है। जहाँ जहाँ कोई मुनासिब शिकायत महसूस होगी, पार्टी उसका अजाला करेगी। और एक नई बात अनहोनी नहीं है, जब से इलेक्शन हो रहे हैं हमेशा टिकट तब्दील होते रहे हैं। हो सकता है अभी कुछ जगहों पे, 2, 4, 10 जगहों पे कहीं पे कुछ शिकायत होगी तो टिकट तब्दील हो जाएंगे। इसमें कौन सा मसला है? 297 हल्के हैं, अगर 5-10 हल्कों में कुछ शिकायत आई भी है तो हल्के रीओपन हो जाएंगे और दोबारा टिकट चेंज हो जाएंगे। हत्ता कि आखिरी डेट गुजर भी जाए, बाद में भी पार्टी को हक हासिल है कि इलेक्शन कमीशन को लेकर भेज दे, उसका सिंबल चेंज हो जाता है। इसमें कोई ऐसी खतरनाक खौफनाक बात नहीं है। पार्टी मुत्तहद है और अपना जमहूरी हक रखती है पार्टी के, जिसको चाहे टिकट। चलें, ठीक है। बिलाल कियानी साहब, आखिरी 1 मिनट है। 14 मई को अगर इंतखाबात होते हैं, नून लीग ने तो टिकट तक तकसीम नहीं किए, तो क्या बाइकआउट ऑप्शन है? यू हैव ओनली मिनट टू रिस्पॉन्ड इट। जी बहुत शुक्रिया जी, मिनट आपने 2 दफ़ा रीट्रेट किए। देखिए, बात यह है कि 14 मई को इलेक्शन के मेरे तो नज़दीक होंगे ही नहीं, ना ही होने चाहिए। और उसकी वजह यह है कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जिसके तहत ये हो रहा है वो क्वेश्चनेबल है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर वो मुतमिन नहीं है कि फ़्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा सके, जो आइन में भी उनके वो पाबंद हैं कि वो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इंश्योर करें, तो वो उस तरह नहीं होने चाहिए। और सबसे पहले ये 4-3 का जो फ़ैसला था उसके तहत इस तरीके से आगे मामला नहीं चलना चाहिए। अब देखिए, ख़ुद ही उन्होंने उस दिन चीफ जस्टिस ने कह दिया जी कि पार्टियां आपस में बैठ जाएं, तो ये भी फ़ैसला करना होगा कि क्या ये कोर्ट का बेंच है या ये एक पंचायत है। तो मेरी गुजारिश होगी कि इससे पहले कि बाकी पूरे मुल्क के मसाइल के अंदर सालसियाँ करवाई जाएं, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर ख़ुद जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, उधर जो चीज़ें आपस में वहाँ पे जो हमें एक फ्रैक्चर नज़र आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की चीज़ें या फ्रैक्चर होना हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। हमारा एक पिलर ऑफ द स्टेट है, तो मुझे उम्मीद है कि पहले वो चीज़ें सुलझाई जाएंगी, फिर इस तरफ आया जाएगा, तो और आइन और कानून के मुताबिक इंशाल्लाह फैसले होंगे। नाजरीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमसे सिरहासिल गुफ्तगू की DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और जो काइनेटिक ऑपरेशंस जारी हैं मुल्क में उनके हवाले से। अब प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम अपनी पॉलिटिकल स्टोरीज़ की तरफ आएंगे नाजरीन। और अगर पॉलिटिकल स्टोरीज़ की बात करते हैं तो पॉलिटिकल स्टोरीज़ में इस वक्त सबसे जो बड़ी अगर स्टोरी है वो पंजाब के आम इंतखाबात पे सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे का मामला है,
ऑडियो लीक्स हैं और इमरान खान साहब के नैरेटिव का मामला है। मियां शहबाज शरीफ साहब भी एक नैरेटिव लेकर हुकूमत में आए थे। इमरान खान साहब गो के एक अमरीकी साजिश का नैरेटिव लेकर पिछले 1 साल से चल रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत में आने से पहले मियां शहबाज शरीफ साहब का भी एक नैरेटिव था कि मुल्क की जो इकॉनमी है, जैसे इमरान खान साहब ने ख़राब किया है, उसे वो और इसाक डार साहब ठीक करेंगे। अब इन दोनों बयानियों के बीच में कौन किस हद तक कामयाब रहा? पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे नहीं होंगे? ऑडियो लीक्स का जो मामला है, इस पर जो मेहमान आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ करवाता हूं। बिलाल कियानी साहब हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, रियाज फतियाना साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप दोनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहता हूं, लेकिन नाजरीन, दोनों मेहमानों के पास जाने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ साउंड बाइट्स इमरान खान साहब की उनके अमरीकी साजिश के बयानिए से लेकर पंजाब और केपी असम्बली की तहलील पर जनरल बाजवा को जिम्मेदार करार देने पर जो उनका मौक़िफ़ रहा है वो सुनिए। अमेरिका ने साजिश करके इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया। लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ, और यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था। एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। आप और यासिर जरदारी और वो जो एक्स आर्मी चीफ और शामिल कर लिए बैरूनी ताकतों को, उन सब ने मिलकर ये हुकूमत कराई। मेरे ख्याल में जनरल बाजवा ने बड़ा गंदा रोल प्ले किया। इसने हुसैन हक्कानी को हायर किया हुआ था और वो मेरे खिलाफ वहाँ पूरी कैंपेन चला रहा था और कह रहा था इमरान एंटी अमेरिका। नाजरीन, ये वो बयानिया था जो इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद लिया। इब्तदा उन्होंने की अमरीकी साइफर लहराकर, और उसके बाद अभी कुछ दिन कबल उन्होंने ये इंकशाफ किया कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पर तहलील की। हैरानकुन तौर पर वो जिस मुलाकात का हवाला देते हैं वो नवंबर में हुई और जनवरी में असम्बलियाँ तहलील हुई। ये एक ऐसा आइनी नुक्ता भी है जिसे अदालत के सामने किसी फरीक ने उठाना है तो उठा सकती है कि क्या किसी के मशवरे पर और किसी के कहने पर किसी जो आइनी असम्बलियाँ थीं वो तहलील हो सकती थी या नहीं। रियाज फतियाना साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। रियाज साहब, अमेरिकन साजिश से जनरल बाजवा के मशवरे तक इतने यू टर्न्स, आपको लगता है कि आप खुद या आपकी लीडरशिप इस मामले में कंफ्यूज्ड है? देखिए, इन चीज़ों को यू टर्न नहीं कहा जा सकता। वक्त के साथ साथ मालूमात में इजाफा होता रहता है, आगाही में इजाफा होता है, और उसके बाद आप सारी चीज़ों का अगर गौर से तनाज़र देखें तो बैकग्राउंड एक ही नज़र आता है कि गैर मुल्की मदाखलत और कुछ लोगों की इनफरादी मदाखलत। उससे तो उनका बयानिया कभी भी नहीं बदला, अभी उसी बात पे कायम है। मेरा ख्याल है कि वो अल्फाज का चुनाव आगे पीछे हो जाता है, ज़ाहिर इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बात वहीं पे है जहां उनका डे फर्स्ट मौक़िफ़ था और आज भी वहीं पे है। इसमें तो ऐसी कोई अनहोनी बात मुझे नज़र नहीं आ रही। तो आप रियाज फतियाना साहब, आपकी बात से लगता है डे फर्स्ट का मतलब अमरीकी साजिश थी? मैंने अर्ज किया ना, उसमें कोई खास मुल्क का नाम लेने की जरूरत नहीं है। हम ये समझते हैं कि जब एक साजिश हो तो वो गैर मुल्की हो, अंदरूनी हो, कहीं की बाहर कहीं से हो, तो एक नॉर्मल प्रोसीजर और अडॉप्ट करके तरीकाकार से तो हुकूमत नहीं गई ना। एक साजिश हुई है, वो साजिश बाहर से भी हो सकती है, अंदर से भी हो सकती है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देखें, कई अदवार में गैर मुल्की अंदरूनी साजिशें जब एक पेज पर आती हैं तो ऐसा अमल होता रहा है। तो ये जब उन्होंने कहा है तो उसका मकसद यही है कि नॉर्मल प्रोसीजर और डेमोक्रेटिक वे से हुकूमत नहीं बदली, बल्कि एक अनहोनी और एक गैर जमहूरी और गैर आइनी और गैर सियासी और गैर कानूनी और गैर इखलाकी सोच के साथ हुकूमत बदली गई है। और ये हम पहले दिन से कह रहे हैं, आज भी यही कह रहे हैं, इसमें नई बात क्या होगी। तो आपके ख्याल में ये साजिश थी और सारा गैर आइनी इकदाम हुआ, गो कि सुप्रीम कोर्ट ने उस इकदाम को आइनी करार दिया था। आपके ख्याल में ऐसा नहीं है कि कुछ गलतियां आप लोगों से भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी अदम एतमाद कामयाब होने से पहले भी हुई, जिसकी वजह से अदम एतमाद आई, और अदम एतमाद कामयाब होने के बाद भी जो आपका सियासी नैरेटिव था पिछले 1 साल से, उसमें भी गलतियां हुई जिसकी वजह से आप अपने हदफ को यानी इंतखाबात को अभी तक हासिल करने में कामयाब नहीं हुए? देखिए, डे फर्स्ट ही हमारा ये मौक़िफ़ था कि असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाए। इसलिए इमरान खान साहब ने पिछले साल अप्रैल में असम्बली डिज़ोल्व भी की थी, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को गलअदम करार दिया, जिसको आज ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मिली हुई है। उस वक्त यही जज थे और उन्होंने PDM के बयानिया के हक़ में फ़ैसला किया था। तब ये बगलें बजा रहे थे और ढोल बजा रहे थे और लुडियाँ डाल रहे थे कि इनके मौक़िफ़ को तायीद हासिल हुई है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ठीक थी, अब जब वो बात करती है तो बुरी हो जाती है।
इसलिए मैं समझता हूँ कि हमने डे फर्स्ट ही कोशिश की कि असम्बली अवाम में जाए, और जमहूरियत की सोच भी होती है कि जब तनाज़ात हद से बढ़ जाएं फिर अवाम के पास जाकर नए मैंडेट के लिए इंतखाबात का रास्ता चुना जाता है। और हम पहले दिन से यही कह रहे चले हैं, आज भी यही कह रहे बिलाल हैं, आइंदा कियानी भी साहब ठीक है। रियाज फतियाना साहब ने जो गुफ्तगू की, बिलाल कियानी साहब आप हालिया जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उनको सामने रखते हुए, जैसे रियाज फतियाना साहब कह रहे थे कि अवाम के पास ही जाना चाहिए फ्रेश मैंडेट के लिए, तो नून लीग क्यों नहीं जा रही और हालिया ऑडियो लीक्स को कैसे देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब बहुत शुक्रिया जी अपनी शो पे दावत देने का। देखिए जो आपने अभी इस हमारी गुफ्तगू से पहले एक ऑडियो क्लिप चलाई और ये वीडियो क्लिप कोलाज चलाया आपने इमरान खान साहब के जो दीगर बयानात हैं, और जिसमें ज़ाहिर बात है हम सबके सामने कि किस तरह पहले अमेरिका की साजिश थी, फिर जनरल बाजवा की साजिश थी, फिर उसके अंदर वो हमें जरदारी साहब को, शहबाज शरीफ साहब को कहते थे, फिर मोहसिन नकवी की साजिश हो गई, फिर वापस अब बाजवा साहब की साजिश होगी। तो ये तो कालेबाजियाँ आपके सामने, इसको बड़ी खूबसूरती से हालिया ऑडियो लीक्स को कैसे देखते हैं शायद कियानी साहब? सुनिए, नहीं मेरी अर्ज सुनिए। अब चूंकि फतियाना साहब ने कुछ बातें की है तो मुझे उसका मौका दीजिए, मैं आपके सवाल पे भी आता हूँ जी। देखिए गुजारिश है कि यही जो कालीबाजियाँ हैं और यही जो खान साहब ने कल भी अब फिर बयान दिया है बाजवा साहब के मुतालिक, तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस ही आपके सामने जाहिर करती हैं कि किस तरीके से ये सारे जो चीज़ें बुनी गई है और किस तरह खान साहब अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है चीज़ को बदलते रहते हैं। अब देखिए खान साहब से फिर ये सवाल तो कोई करना चाहिए कि अगर बाजवा साहब ने ही इनकी हुकूमत गिराई है जिस तरह ये कह रहे हैं, तो फिर उसके बाद अगस्त सितंबर में उनसे क्यों मिल रहे थे? उस टाइम पे बाजवा साहब बतौर सिटिंग चीफ हुकूमत के खिलाफ साजिश का क्यों हिस्सा बन रहे थे? आरिफ अलवी बतौर सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इमरान खान साहब और बाजवा साहब के सामने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ क्यों साजिश कर रहे थे? तो इमरान खान साहब से कोई पूछे कि अगर वो समझते हैं पहले बाजवा साहब बड़े डेमोक्रेट थे, उनसे ज़्यादा जमहूरियत पसंद आर्मी चीफ को आया नहीं था, फिर बाद में अब वो कहते हैं कि नहीं जी वो तो बहुत ही साहब ये सारी बातें हो चुकी हैं। अगर ऑडियो लीक्स पे जी ऑडियो लीक्स भी इसी का कड़ी का हिस्सा है जी। देखिए ऑडियो लीक का, आप किस ऑडियो लीक की बात कर रहे हैं? जो आज की आई है जी, आप उसकी बात करें। आपका सवाल अपना जरा वाज़ेह कर दें। जो आज की ऑडियो लीक है और पिछले 3-4 दिनों में जो ऑडियो लीक्स आई हैं उन पर आपकी जमात का एक मौक़िफ़ है? जी देखिए आज की जो ऑडियो लीक आई है ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो 2017 में शुरू हुई थी। ये मज़ीद सबूत है उस साजिश का जिस साजिश के तहत नवाज शरीफ साहब को पहले नाअहल किया गया था, उसके बाद उनको जाली केसों में जेल किया गया, उसके बाद हमारी मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत को एक एक करके जेलों में धकेला गया, क्योंकि एक फ़ैसला था कि नवाज शरीफ को हटाना है, मुस्लिम लीग नून को ख़त्म करना है। और इनकी बदकिस्मती ये है कि इनसे पहले भी बड़े लोगों ने कोशिश की, इन्होंने भी कोशिश की, मगर नवाज शरीफ हमेशा एंड में सुरखरू हुए हैं। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और आप आज सुन सकते हैं उस ऑडियो लीक में कि किस तरह अब मौजूदा मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ एक बाकायदा साजिश हो रही है, एक फ्री एडवाइस दी जा रही है कि किस तरीके से उनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट करनी है, एक ऐसे केस में जो कि ख़ुद जिसके ऊपर बेतहाशा सवालिया निशान हैं इस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर, जिसके ऊपर सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद एक सवाल उठाते हैं कि इसका इन प्रोसीडिंग्स का और फिर उस ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज़ नॉट रियली द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, उसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर सवालिया निशान है। और हमने देखा है कि गुज़िश्ता दिनों में और भी जो ऑडियो लीक्स आई हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अमल रहा है उसमें ये तासुर को ख़त्म करने के बजाय कि कोई बायस या ब्रेजन तरीके से जिस तरह हो रहा है उसको मज़ीद शहमियत दी जा रही है। जी कियानी साहब, आपने आज की ऑडियो लीक्स को मियां नवाज शरीफ की नाअहली के साथ जोड़ा है। रियाज फतियाना साहब को ऐड करूंगा। रियाज फतियाना साहब, जो साकिब निसार साहब का रोल डिबेट होता है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, और आज की जो ऑडियो लीक है उन्होंने तस्दीक भी कर दी है उस ऑडियो लीक की कि वो ऑडियो उनकी है, गो कि उन्होंने उसे प्राइवेसी में उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होने का उन्होंने शिकवा ज़रूर किया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिछली जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे तब भी हिमायत हासिल थी और अब भी हासिल है? देखें, पहली बात यह है कि गालिबन हमारे दौर में तो साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस रहे ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने अगर ये कहा है कि बतौर जज सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस अगर उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड की जाती है तो ये गैर इखलाकी भी है, गैर कानूनी है, इस बात में भी कोई मज़ाक़ा नहीं है। हम तो इस हक में है कि वज़ीर-ए-आज़म हो, सदर ममलिकत हो, किसी इदारे का सरबराह हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इनकी गुफ्तगू को टेप नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए एक बाकायदा वाज़ेह
कानून मौजूद है, सिर्फ दहशत गर्दों के और मुल्क दुश्मनों के तो की रिकॉर्डिंग हो सकती है। अपने लोगों की रिकॉर्डिंग करना तो उनकी प्राइवेसी में लेकिन मुदाखलत फतियाना है। साहब, अगर आपको याद हो तो वजीर आजम इमरान खान साहब इसका दिफा करते थे। मैंने अर्ज किया ना कि वो उनकी अपनी, उन्होंने जरूर कहा होगा, लेकिन बुनियादी तौर पर साकिब निसार साहब एक मुनज़्ज़म अच्छी इंसान है। और आपको मालूम होना चाहिए कि सही। जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो साकिब निसार साहब को इन्होंने फेडरल सेक्रेटरी लॉ रखा हुआ था, और ये किसी वक्त में सही। उनके मुकदमात के दिफा भी करते थे, उनके वकील भी थे मियां साहबान के। तो ये कोई जाती तनाज़ा होता तो सही। उनको वो लॉ सेक्रेटरी लॉ क्यों बनाते? जरा जरा तो जरा ये फिर जरा फिर कियानी साहब को ऐड करने दें, जरा फिर कियानी साहब को ऐड करने दें कि ये तो नून लीग के अपने लोग थे। फिर क्या ऐसा हुआ कियानी साहब, जैसे कौन फतियाना लोग थे साहब जी कह रहे हैं नून? साकिब निसार साहब तो आपके अपने वकील रह चुके हैं। जी देखिए, साकिब निसार साहब मुझे नहीं पता कब वकील रहे हैं, मगर बात यह है कि 2017 से आपने जो सिलसिला देखा है जिसके बेनिफिशरी तो खान साहब ही रहे हैं ना, और फतियाना साहब माशाल्लाह ये भी नेशनल असम्बली के मेरे ख्याल से मेंबर रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटियों की भी चेयरमैनी इनको मिली है, तो वो तो उसी के नतीजे में है जो 2017 का सिलसिला था। हमने उस टाइम पे भी कहा और ये चीज़ें बाद में सामने बार बार वाजे हुई। बाद में हमने देखा कि जो जो मुलविस किरदार थे उन्होंने खुद एतराफ़ किया, जजेस ने खुद एतराफ़ किया, और आज भी नज़र आ रहा है कि उसके 6 साल बाद भी बैकग्राउंड में फ्री एडवाइस दी जा रही है इमरान खान साहब के वकील को, पीटीआई को, कि किस तरीके से खान साहब को मज़ीद सपोर्ट किया जाए और किस तरीके से गैर आइनी तरीक़ों से साजिशों के तहत फिर से मुस्लिम लीग नून को अटैक किया जाए। तो देखिए ये चीज़ें आप सबके सामने हैं, और हम उस टाइम पे भी कहते थे और आज फिर से ये इसी चीज़ का मज़ीद सबूत है। और ये गैर आइनी ही तरीके से खान साहब पहले मुसल्लत हुए, आइनी तरीके से जब उन्हें निकाला गया तो वो रोने लग गए। और आज जब ये बात करें कि जी अमेरिका की साजिश नहीं, अभी फतियाना साहब कह रहे थे कि नहीं जी अमेरिका की साजिश नहीं या किसी मुल्क का नाम ना लें, तो अब क्यों ना नाम लें। साइफर जैसे झूठ की बुनियाद के ऊपर खान साहब ने पिछले साल असेंबली तहलील की, नेशनल असेंबली तहलील की, जो चीज़ बाद में झूठ निकली जिससे ये बैक ट्रैक कर रहे हैं। इससे ज़्यादा गैर आइनी काम क्या हो सकता है कि आप असेंबली डिसॉल्व कर दें झूठ की बुनियाद के ऊपर। दोनों मेहमानों बिलाल कियानी साहब और रियाज फतियाना साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने आज के प्रोग्राम में हमारे साथ बातचीत की। नाज़रीन, आज DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो सियासी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था 14 मई के इंतखाबात के हवाले से, वो आपने सुना। 27 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत दी थी सियासी लोगों को कि वो बैठें और इत्तफाक राय करें किसी मामले पर, और हुकूमती जो जमातें हैं उन्होंने भी यही दरख्वास्त की थी कि सियासी लोगों को मौका दिया जाए। अदालत ने 27 अप्रैल तक का मौका दिया। अब 27 अप्रैल के बाद जो भी सूरत हाल होगी, अब तक सियासी लोग ना बैठते हुए नजर आए, न मुज़ाकरात के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त होते हुए नजर आई। तो आने वाले दिनों में मामला फिर शाराए दस्तूर पर अदालत में होगा। कल के प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।